Hello everyone, welcome to the Pillars. This is lecture number 1 on digital electronics. सिलेबस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस हो गया था और वहाँ पे मैंने बुक्स के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। तो मैं बता देता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो भी टॉपिक्स कराऊंगा वो अलग अलग बुक से ही कराऊंगा। तो जब भी मैं कोई टॉपिक आपको लिखवाऊंगा तो मैं साथ में बता दूंगा कि मैं कौन सी किताब से फॉलो करने वाला हूँ। जैसे आज से कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सीआरओ का। तो जो सीआरओ है इसको मैं गीता सैनन नाम की किताब है, ये प्रैक्टिकल बुक है, बीएससी फिजिक्स में यूज होती है। उसमें से मैंने काफ़ी कंटेंट लिया है सीआरओ के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे टाइम बेस्ड जनरेटर ये सब उसमें नहीं था, तो ये सब मेरे को अलग से सर्च करके ढूंढना पड़ा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कर देता हूँ और सीआरओ से स्टार्ट करना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक होंगे इस कंप्लीट सीआरओ के टॉपिक में। इसमें सबसे पहले इसमें सबसे पहले कैथोड रेज के बारे में बताऊंगा मैं। कैथोड रेज क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज के बाद कैथोड रे ट्यूब के बारे में डिस्कशन होगा। कैथोड रे ट्यूब में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हीटिंग एलिमेंट, कैथोड, स्क्रीन, फोकसिंग अरेंजमेंट और डिफ्लेक्शन सिस्टम तो अलग से ही टॉपिक चलेगा। बाकी वो इसी का एक हिस्सा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गन, इसमें इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही होता है कैथोड, फोकसिंग अरेंजमेंट, एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। ओके, इलेक्ट्रॉन गन के बाद स्क्रीन भी इसमें डिस्कस होगी और बाकी डिफ्लेक्शन सिस्टम भी होता है, पर इस टॉपिक को डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोल देता हूँ। बाकी इस टॉपिक को अलग से स्टडी करेंगे। ओके, डिफ्लेक्शन सिस्टम नाम डाल के। सो सीआरटी के बाद सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। ओके, एंड इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, वो एप्लीकेशंस होंगी सीआरओ की, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशंस में आपको पता भी होगा कि सीआरओ की मदद से वेवफॉर्म को स्टडी करते हैं हम। अगर हमारा कोई सर्किट बनाया हमने, उसका इनपुट हमें नहीं पता कि वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, थ्योरेटिकली भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीआरओ की मदद से हम आराम से इनपुट सिग्नल को सीआरओ में इनपुट करेंगे और हमें आउटपुट में कैसा सिग्नल वो जनरेट कर रहा है वो मिल जाएगा। ओके, सो दिस आई एम गोइंग टू कवर। सो कैथोड रेज से स्टार्ट करते हैं। आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो बैक करके लिख लेना। सो पहला टॉपिक डालो, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज होती क्या है, इसको समझाने के लिए तुम एक बार रफली स्ट्रक्चर देख लो सीआरटी का। ऐसी होती है सीआरटी, और सीआरटी में यहाँ पे सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट के जस्ट ऊपर कैथोड और उसके ऊपर कंट्रोल ग्रिड। तो यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है वो इस कैथोड को इनडायरेक्टली हीट करता है, डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हम उसे। तो इनडायरेक्टली हीटिंग ऑफ कैथोड की वजह से क्या होता है, कैथोड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस छोटे से कंट्रोल ग्रिड के अपर्चर से बाहर आते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में
ट्रैवल करने लगते हैं और वो हमें ऐसा रे दिखाई देता है, ये हमें ऐसा रे दिखाई देता है। तो इसी को हम कैथोड रेज बोलते हैं। तो कैथोड रेज क्या है? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग एट कैथोड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब। अब इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या है? इवैक्यूएटेड ट्यूब का क्या मतलब है यहाँ? इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब यहाँ बस इतना है कि वैक्यूम होना चाहिए। अब अगर देखो वैक्यूम नहीं होगा ना तो क्या होगा? वैक्यूम ना होने का मतलब है कि सराउंडिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसके। अब जब सराउंडिंग में पार्टिकल्स होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो सराउंडिंग के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देंगे। तो जब वो एनर्जी लॉस्ट कर देंगे वो आगे मूव ही नहीं करेंगे तो हमें कैथोड रे भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इवैक्यूएटेड ट्यूब की कंडीशन भी जरूरी है। सो इसकी डेफिनेशन लिखो कैथोड रेज की। व्हाट इज दिस? इट इज द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitting at cathode in an evacuated tube. And this evacuated tube contains what? Cathode and anodes. Evacuated tube containing cathode and anode. ओके। अच्छा, कैथोड और एनोड का मतलब तो तुम्हें पता है ना? कैथोड का मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। नहीं सॉरी, कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ओके, मतलब कैथोड में नेगेटिव पोटेंशियल होगा और एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो लिखो इट व्हाट कैथोड रेज ट्रेवल्स in straight lines, not lines. ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अगर तुम इस रे के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, मान लो कि ये रे है, इस रे के पाथ में तुमने कोई ऑब्जेक्ट रख दी, अच्छी खासी थिकनेस के ऑब्जेक्ट रख दी, तो और सामने तुमने स्क्रीन लगा दी तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट कर सकते हैं कैथोड रे। क्या मतलब? जैसे तुम मोमबत्ती के आगे हाथ बनाते हो अपना, तो सामने दीवार पे उसकी परछाई आती है, तो वो उस परछाई आने को ही कहते हैं कास्टिंग, शैडो कास्ट होना। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ इट कास्ट इट्स शैडो। ओके, लिखो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in its path it casts its shadow. Okay, अब अगली प्रॉपर्टी देखो, ये कैथोड रे क्या थी? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। सिंस it is stream of electrons. Okay, therefore it have negative charge. Okay, next property लिखो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? अगर तुमने बहुत ज्यादा
थिन मैटर की कोई ऑब्जेक्ट ली, बहुत ज़्यादा पतली सी, तो ये कैथोड रे उसे पेनिट्रेट कर सकती है आराम से। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ तो शैडो कास्ट हो रही थी, यहाँ पे क्यों नहीं पेनिट्रेट कर पाई। यहाँ पे इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा मोटी है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे और जनरली ऑब्जेक्ट काफ़ी मोटे होते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल एक पतली सी थिन थिकनेस की मैटर शीट की बात कर रहे हैं। ओके, सो इसे भी लिखेंगे, इट कैन easily penetrate through matter of small thickness। ओके, स्मॉल थिकनेस से मैटर से आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है। और एक इसकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका काफ़ी यूज़ किया जाता है सीआरओ में, एंड दैट इज अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुमने कोई इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑलरेडी, तो वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर मैं पूरी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ तो वो उसे डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो ये एक इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे डिफ्लेक्शन सिस्टम में। और यही नहीं, अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में भी बस दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो चार्ज रेस्ट पे नहीं होना चाहिए और यहाँ रेस्ट पे है नहीं, और दूसरा वो किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं। अगर उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होंगी तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ओके, सो कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये प्रॉपर्टी ये लिख लो, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इतनी प्रॉपर्टी वो होता है। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हो कि जब ये किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल की स्क्रीन पे हीट करती है तो ग्लो प्रोड्यूस करती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें पता ही है। उसी की वजह से स्क्रीन का मटेरियल फ्लोरेसेंट यूज़ किया जाता है। उसके बारे में लिखवाऊंगा जब अभी CIT के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये लिख लिया होगा, लिख कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैथोड रेज के बाद डालना कैथोड रे ट्यूब CRT। ओके, पानी कहाँ से आ गया। कैथोड रे ट्यूब में सबसे पहले तुम इसका डायग्राम बना दो।
सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट जो कि इनडायरेक्टली कैथोड को हीट करता है। उसी के जस्ट ऊपर एक कंट्रोल ग्रिड होती है जिसमें स्मॉल अपर्चर होता है। अपर्चर मतलब इसमें छोटा सा ओपनिंग होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ओके, इसके बाद इनको एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो एक एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। एक्सेलरेटिंग एनोड के बाद एक फोकसिंग अरेंजमेंट होता है। फोकसिंग अरेंजमेंट के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। वर्टिकल प्लेट्स होती हैं और ये स्क्रीन होती है यहाँ पे। ओके, नोमेनक्लेचर कर दो इनका। सो दिस इज हीटिंग एलिमेंट, दिस इज कैथोड, this is control grid, this is accelerating anode, accelerating anode. Okay, and this complete arrangement is called of two anodes is called focusing arrangement. ओके, अब देखो कई जगह पे तुम्हें इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट का नाम भी मिलेगा और इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी कहते हैं। तो दो नाम का क्या मतलब है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इसे इसलिए कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो प्लेट्स हैं। अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो जो कैथोड रे होती है उसको हॉरिजॉन्टली मूव कराती है, इसलिए इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेट्स या फिर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कहते हैं। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेट्स या फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेट्स ऐसी होती है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैथोड रे को मूव कराती है। आगे जब इसे करोगे तो और क्लियर हो जाएगा जब डिफ्लेक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेट, दिस इज वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट्स। इसको और क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, और लास्ट में ये होती है स्क्रीन। ओके, और एक और टर्म तुम्हें कई जगह पे देखने को मिलेगी, विच इज दिस ट्यूब इज कॉल्ड थर्मो आयोनिक वैक्यूम की स्पेलिंग VACUUM, वैक्यूम ट्यूब। अब ये थर्मो आयोनिक क्या है ये? तो इस टर्म का यूज किया जाता है जब कहीं पर किसी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हीटिंग एलिमेंट से डायरेक्टली हम कैथोड को हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो इसलिए हम थर्मो आयोनिक की टर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, थर्मो आयोनिक की टर्म कहाँ यूज करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है। ओके, तो इसलिए इसको थर्मो आयोनिक वैक्यूम ट्यूब बोला गया है। सो अब मैं इसमें एक टर्म्स के बारे में समझाऊंगा। हीटिंग एलिमेंट तो तुम्हें पता है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, केवल हीटिंग के लिए यूज होता है कैथोड को। बाकी कैथोड कौन से मटेरियल का होता है, कौन सा चार्ज तुम्हें बता दिया है।
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर यहाँ पे। और कंट्रोल ग्रिड के बारे में देखेंगे अभी, एक्सेलरेटिंग एनोड। अच्छा, एक्सेलरेटिंग एनोड का देख लो। जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, एनोड है ये, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब कंट्रोल ग्रिड के बाहर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे। इसकी वजह से, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेट हो जाएंगे। ओके, वो एक्सेलरेट होके आगे बढ़ेंगे। अब सो यही काम होता है एक्सेलरेटिंग एनोड का। अब मेन बात यह है कि एक्सेलरेटिंग एनोड की जरूरत है क्यों, है ना? तो इसकी जरूरत क्यों है, इसके लिए तुम ये देखो, कैथोड के क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा होगा। अब जब रिपल्शन होगा तो वो तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट कर देते हैं, तो जो ये डाइवर्जेंस होता है इसका मेन बीम से, जो मेन बीम से डाइवर्जेंस होता है, ये काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो ये काफ़ी कम हो जाता है। पर अभी भी अगर कुछ डाइवर्जेंस रहेगा और हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें एक ऐसे स्पॉट के बजाय एक बड़ा सा स्पॉट दिखाई देगा। वो बड़े से स्पॉट से तो सिग्नल को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि और बड़ा दिखाई देगा जितना डाइवर्जेंस मैंने बनाया है उस हिसाब से। ओके, तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसके लिए फोकसिंग अरेंजमेंट भी और यूज़ कर दिया जाता है। वो फोकसिंग अरेंजमेंट इस डाइवर्जेंस को भी ख़त्म करके इन सब रेस को एक कॉमन पॉइंट से पास करा देता है, और वो एक नैरो स्पॉट होता है और हम इजीली उससे सिग्नल प्रोड्यूस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो इसलिए एक्सेलरेटिंग एनोड की ज़रूरत पड़ती है ताकि डाइवर्जेंस ना हो बीम का बहुत ज़्यादा। ओके, सो एक्सेलरेटिंग एनोड में लिखवाने की जरूरत है नहीं कुछ। फोकसिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे ही अलग से, हॉरिजॉन्टल कट, वर्टिकल कट, डिफ्लेक्शन सिस्टम स्टडी करेंगे, और स्क्रीन के बारे में कुछ लिखवा देता हूँ मैं। अच्छा, तो चलो लिखो। सबसे पहले कैथोड के बारे में लिखो। कैथोड कैथोड क्या होता है? ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जो कि निकल का बना होता है, उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो क्या लिखोगे? इट इज अ सिलेंडर ऑफ निकल। इट इज अ सिलेंडर ऑफ निकल कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। अब तुम कह रहे हो कि सिलेंडर वर्ड कहाँ से आ गया? मैंने कैथोड बनाया था, ये हीटिंग एलिमेंट, ये कैथोड, कंट्रोल ग्रिड। तो जो ये कैथोड होता है ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसा सिलेंडर होता है, तो इसीलिए वहाँ पे वो सिलेंड्रिकल टर्म यूज करी हुई है। ओके, और ये निकल का बना होता है, स्पेलिंग गलत है, NIC के ये देख लेना गलत हो तो। ओके, निकल का बना होता है और इस पर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। अब तुम ये भी सोच रहोगे कि निकल का ही क्यों लिया और बेरियम ऑक्साइड की ही कोटिंग क्यों करी? तो ये सब टॉपिक्स होते हैं रिसर्च में। रिसर्च में तुम अलग अलग मेटल्स को यूज करके, अलग अलग उन पे कोटिंग करके तुम ये चेक करते हो कि कौन कितना ज़्यादा एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, कम पावर पे कौन कर रहा है, ज़्यादा पावर पे कौन कर रहा है,
कम कॉस्ट का मटेरियल कौन सा ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें स्टडी होती है और उन रिजल्ट्स को यूज़ करके वो देखता है कि मैं कौन सा मेटल यूज़ करूं कि वो इफेक्टिव हो, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो और एज एन ऑपरेशन वो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए है। और बाकी इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट इज इसकी बात होता है कंट्रोल ग्रिड। अब कंट्रोल ग्रिड जो होती है इसी के ऊपर की लेयर होती है, कैथोड के ऊपर ही एक लेयर होती है। तो ये भी सिलेंडर होता है जो कि सराउंड करता है कैथोड को। इट कंसिस्ट सिलेंडर सराउंडिंग द कैथोड। It consists of cylinder surrounding the cathode and having an aperture at the center। अगर aperture ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैसे बाहर। And having an aperture at the center। और एक और मेन बात, जो इसका पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कम रखा जाता है। लिखो इट इज कैप्ट एट लो पोटेंशियल एट लो नेगेटिव पोटेंशियल एज कंपेयर टू, कैथोड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है याद रखना, एज कंपेयर टू कैथोड। ओके अच्छा, अब इसका पोटेंशियल कम रखने के पीछे भी एक रीज़न है, वो समझो। तुमने सीआरओ देखा होगा, सीआरओ पे यहाँ पे एक नोब होता है, इंटेंसिटी लिखा रहता है। कहीं में तो यहाँ होता है, कुछ में अब आजकल जो आ रहे हैं उनमें यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो वो इंटेंसिटी का नोब इसी कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल को ही कंट्रोल करता है। कैसे, देखो एक बार। ये हीटिंग एलिमेंट, ये कैथोड, ये कंट्रोल ग्रिड। अब ये देखो, इसका पोटेंशियल मान लो -100 पे रखा है, इसका पोटेंशियल -10 पे रखा है। एज्यूम कर रहे हैं यही वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव, वो ये वाला जो पोटेंशियल है एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव है। अगर मैं इसे 0 ले लूँ तो ये प्लस में 90 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 90 का है ना। अगर मैं इसे 0 मानता हूँ तो ये प्लस में 90 का हो जाएगा। इस तरीके से इसे समझो। ठीक है, अब देखो, मतलब ये एज कंपेयर टू दिस थोड़ा पॉजिटिव है इसके मुकाबले। ठीक, अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। अब अगर कंट्रोल ग्रिड का पोटेंशियल मैं थोड़ा और पॉजिटिव बनाऊं, ठीक है, थोड़ा और पॉजिटिव बनाऊं, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के गैप को और इंक्रीज कर दूं, मतलब कि इसको मान लो +5 कर दूं, सॉरी -5 कर दूं और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने 95 कर दिया, तो क्या होगा, पहले -10 का पोटेंशियल था, अब -5 का पोटेंशियल है। तो एक बात बताओ, अगर ये कोई रोड है मेरी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब -5 पोटेंशियल होगा वो तब इससे ज़्यादा रिपेल होगा या फिर जब -10 होगा? जब -10 होगा तब होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब जब तुम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, इंक्रीज मतलब
नोक से समझो, इंटेंसिटी का नोक बढ़ाते हो यार। ऐसे ही समझो इसे, जब तुम पोटेंशियल को बढ़ाते हो मतलब -10 से -5 पे जाते हो, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो रिपेल हो रहे थे उनकी संख्या कम हो गई। अब वो कम रिपेल हो रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो स्क्रीन पे ब्राइटर स्पॉट दिखाई देगा। अगर वहीं पे तुम इसके पोटेंशियल को और कम कर दो, मतलब और ज़्यादा -10 -20 -50 कर दो, तो और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे इससे। जब और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो वो इस डायरेक्शन में उनकी संख्या कम हो जाएगी। अब जब इनकी संख्या कम हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जो नोब होता है वो क्या करता है, जब तुम नोब को घुमाते हो, इंक्रीज करते हो, तो वो इस कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल को और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ में लेकर जाता है। मतलब अगर -10 है तो -5 -9 -8 -7 इस तरीके से उसे इंक्रीज करता है। ठीक है। अब जब ये इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल होंगे वो कम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे होंगे अपर्चर से वो ज़्यादा होंगे, तो हमें जो स्पॉट दिखाई देगा ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। अगर मैं इस नोब को कम करूं तो इसका पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है, -10 -11 12 13। ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि और ज़्यादा नेगेटिव कर दिया मैंने। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनकी संख्या कम रहेगी, तो स्पॉट कैसा दिखाई देगा, लेस ब्राइट। तो इस तरीके से इंटेंसिटी के नोब को कंट्रोल करके तुम्हारा जो स्पॉट होता है उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। मेन कहने की बात यही थी कि जो ये नोब होता है ये तुम्हारा कंट्रोल ग्रिड को के पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। मैं ये भी समझ आ गया कैसे करता है। ओके, तो बस यही रोल होता है कंट्रोल ग्रिड का। कैथोड हो गया, कंट्रोल ग्रिड हो गया, एक्सेलरेटिंग एनोड मैं बता चुका हूँ। इसके बाद फोकसिंग अरेंजमेंट अभी करेंगे। स्क्रीन और रह जाती है, स्क्रीन के बारे में लिख लो। स्क्रीन, it is made up of fluorescent material. It is made of fluorescent material. ठीक है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी हुई होती है। अब फ्लोरोसेंट का मतलब ये है कि जब कैथोड रे स्क्रीन पे हिट ऐसे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हिट करती है तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती है जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब जो ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, जो ग्लो प्रोड्यूस करती है, ये 3 कलर का हो सकता है। फर्स्ट वाइट, सेकंड येलोइश ग्रीन एंड थर्ड ब्लू। वाइट का प्रोड्यूस होता है जब फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा यूज करता है, दिस इज जिंक सल्फेट एंड जिंक कैडमियम सल्फेट। येलोइश ग्रीन कब होता है, जब यूज करते हैं जिंक ऑर्थो सिलिकेट। और ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई देता है जब यूज किया जाता है कैडमियम टंगस्टेट।
मुझे एक बार इसके नाम चेक कर लेना, गलत होना चाहिए। जिंक सल्फेट, जिंक कैडमियम सल्फेट, जिंक ऑर्थोसिलिकेट येलो स्क्रीन एंड ब्लू कैडमियम टंगस्टेट। ओके ओके, सो ये डिस्कशन हो गया। अब डिस्कस करेंगे फोकसिंग अरेंजमेंट के बारे में। फोकसिंग अरेंजमेंट में तुम्हारे दो एनोड्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप लिख लिया होगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ सब। नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके या बैक करके लिख लेना, ओके। अरे यार डायग्राम नहीं मिटाना चाहिए था, दोबारा बना देंगे। वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम की, तुम्हें याद ही होगा डायग्राम, तो पड़ेगी तो बना लेंगे। एक सेकंड। सो नेक्स्ट टॉपिक डालो, फोकसिंग अरेंजमेंट। फोकसिंग अरेंजमेंट की जरूरत क्यों होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड होती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो उनमें म्यूचुअल रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपने मेन बीम पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं। तो उस डिफ्लेक्शन डाइवर्जेंस को हटाने के लिए फोकसिंग अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है। अब फोकसिंग अरेंजमेंट को करने के दो तरीके हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, दूसरी है मैग्नेटिक फोकसिंग। नाम से तुम समझ के होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोकसिंग के लिए when there is a magnetic field, when the stream of electron moving in a magnetic field, okay। so electrostatic focusing से स्टार्ट करते हैं। डालो टॉपिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। मैं पहले इसे डायग्राम से समझा देता हूँ, लिखवाऊंगा बाद में, ओके। पहले समझ लो। दो एनोड्स होते हैं इसमें सिलिंड्रिकल, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का। इसकी ज्योमेट्री की वजह से क्या होता है, हाँ, लेट्स से दिस इज एनोड A1, दिस इज एनोड A2। एनोड A1 is at less potential as compared to एनोड A2। potential of anode A1 is very less as compared to potential of anode A2। इन दोनों के बीच में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक का डिफरेंस हो सकता है, ओके। अब तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू दिस, नेचर दोनों का ही पॉजिटिव ही होगा, बट इस डिफरेंस की वजह से ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ज़्यादा पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, और सेम फॉर अबव। इसको सही से बनाना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। डायरेक्शन A2 to A1। अरे हाँ, ये समझ लेना, ये सिलिंड्रिकल शेप की हैं, ये ऐसे प्लेट्स नहीं हैं, ये पूरा सिलिंड्रिकल शेप का है, इस तरीके का, ओके।
अब okay, let's say this is the main beam, this is the axis of CRT. Okay, let's say at this point the electrons is diverging from the main beam. Okay, so डाइवर्ज करेगा तो इस तरीके से मूव करेगा। अब तुम जानते हो कि when an electron is placed when an electron in presence of electric field lines tries to follow the path in opposite direction to electric field, क्या बोला मैंने, डायग्राम से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन में प्लेस करूंगा तो वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कांटेक्ट में, इसकी प्रेजेंस में आएगा, ये इसके अपोजिट पाथ को फॉलो करने का ट्राई करेगा। ठीक है, वो इस तरीके से इसके पाथ को फॉलो करेगा और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास उसकी लीनियर वेलोसिटी, उसकी एक्सियल वेलोसिटी भी है, हाई वेलोसिटी है वो भी, जैसे ही वो यहाँ से बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करने लगेगा और इस तरीके से अलग अलग जगह से जो भी जितने भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे यहाँ पे। तो फोकसिंग हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही स्पॉट पे आके मिले, हम यहीं पे स्क्रीन प्लेस कर देते हैं, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, तो हमें केवल एक स्पॉट ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें यही है बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग में। अब इसे लिख लो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इट हैव या इट कंसिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। इट मतलब फोकसिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग अरेंजमेंट हैव टू एनोड्स A1 and A2 such that potential of anode A1 is very less than potential of anode A2 of the this difference can be of the order of 100 electron volt. Okay, and they both, बताया था मैंने, दोनों ही पॉजिटिव नेचर के होते हैं क्योंकि दोनों ही एनोड्स हैं, एंड दे बोथ आर ऑफ पॉजिटिव नेचर। ओके, सेकंड पॉइंट, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, because of this potential difference an strong electric field is created in direction क्या है, from A2 to A1, in direction from A2 to A1 and of the shape of semicircular or radial, of the shape of semicircular or radial as shown, and this shape is because of geometry,
कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है, दो सिलेंडर्स, एक बड़ा एक छोटा, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके की शो होती हैं, इस तरीके की बनती हैं। ओके, सो ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, नहीं ऐसे लिखो, एन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड tries to follow a path of electric field lines, but in the opposite direction. Electric field lines in the opposite direction. ओके, ठीक है। अच्छा, सो अब चल नेक्स्ट पॉइंट लिखो, since electrons have high axial velocity, so they travel tangentially. इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंशियल, इस वर्ड को मैं भी बताता हूँ। Since electron have high axial velocity, so they travel tangentially in the opposite direction, tangentially to electric field line in the opposite direction. When it comes out of electric field, it goes in a straight line. It goes in a straight line. Okay. Since electrons have high axial velocity, so they travel tangentially to electric field lines in the opposite direction, and when it comes out of electric field, it goes in a straight line and met at a narrow spot, और वो एक नैरो स्पॉट पे आके मिलते हैं। ओके, met at a narrow spot on the screen. अच्छा, ये टेंजेंशियली वर्ड था ना, इसका मतलब समझ लो।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इस तरीके से आया इलेक्ट्रॉन। अब इस पाथ को फॉलो करने के लिए वो इसके हर पॉइंट के टेंजेंशियली तो मूव करेगा, तभी तो वो इसको फॉलो कर पाएगा। तो इसीलिए टेंजेंशियल वर्ड का यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे टेंजेंशियली टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके टेंजेंशियली, तभी तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। ओके, opposite to the electric field lines, and when it comes out of this field it met at a point। डायग्राम मोर अच्छे से बनाना चाहो तो गीता चैनल में दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी ऐसा ही डायग्राम है, इतने भी बेकार ड्राइंग नहीं है मेरी। ओके, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ है, इसे लिख लेना। इसमें एक और चीज़ है, ये एक लेंस की तरह तो काम कर रहा है। ये छोटा वाला एनोड है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कन्वर्जिंग, उसको कन्वर्ज ही तो कर रहा है, ऐसा कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। जो बड़ा वाला है ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग, उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, तो ज़्यादा डाइवर्ज नहीं कर पाएगा। तो जो नेट इफेक्ट होता है इसका ये निकलता है कि ये ऐसा कन्वर्जिंग लेंस वर्क करता है। इस पॉइंट को भी लिख लो, ठीक है। देखो एनोड A1 acts as a converging lens, एनोड A2 acts as a diverging lens, but since focal length of A1 since focal length of A1 is less than A2, फोकल लेंथ लेस है। फोकल लेंथ जानते हो क्या होता, सॉरी पावर जानते हो क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी कम है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। इट इम्प्लाइज A2 पावर, सॉरी A1 पावर is greater than A2, so net effect will be converging, so combination power is greater than A2, so the combination acts as converging lens, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस एंड मैग्नेटिक लेंस। सो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस। मैग्नेटिक लेंस जब मैग्नेटिक फोकसिंग की बात करेंगे तब डिस्कस होगा, अंडरलाइन कर सकते हो चाहो तो। ओके, so the combination acts as converging lens, also called electrostatic lens। यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कहा जा रहा है वो इस अरेंजमेंट को कहा जा रहा है। ओके, कंफ्यूज मत होना वर्डिंग से। ओके, सो फोकसिंग अरेंजमेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग हो गया। आई होप सब लिख लिया होगा, मैं क्लियर कर दूँगा। नहीं लिखा हो तो वीडियो बैक करके लिख देना। अब करेंगे मैग्नेटिक लेंस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया था, जो मैग्नेटिक फोकसिंग करेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करेंगे। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वहाँ पे एक फोर्स लगेगी,
तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो राइट हैंड रूल की बात भी होगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखते हैं। अच्छा सेकंड लिखो, मैग्नेटिक फोकसिंग। मैं पहले समझा देता हूँ मैग्नेटिक फोकसिंग को, बाद में लिखवाऊंगा। ओके, तो मैग्नेटिक फोकसिंग में क्या होता है, मैग्नेट्स का यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हो या फिर करंट कैरिंग कॉइल्स भी यूज कर सकते हो। तो डायग्राम इसका बनेगा, सबसे पहले मैग्नेटिक कॉइल्स, पहले कॉइल्स बना लो। ये इसकी मेन एक्सिस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस डायग्राम को समझो पहले थोड़ा। ये क्या है, ये कोइल्स हैं। कोइल्स कैसे, ये एक्सिस है ना, तो ये सिलेंड्रिकल शेप की कोइल है जो कि उसके चारों तरफ, एक्सिस के चारों तरफ सराउंड कर रही है। इसको थोड़ा सा इससे बना देता हूँ मैं। जस्ट लाइक दिस, इसकी थोड़ी मोटाई है, मोटाई में जो कोइल्स हैं वो लिपटी हुई है वायर। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे देखो तो ये इस तरीके का शेप है हॉरिजॉन्टली। अगर इस साइड से देखो तो मैंने जो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, एक ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे यहाँ वाला। मैंने इसको एक वर्टिकल प्लेन डाल के जो हिस्से मेरे को दिखाई देंगे वही हिस्से यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्सिस है, तो मैंने इसको पूरा ना बना के केवल उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रखा है सिलेंडर का। ओके, आई होप अब समझ आ गया होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कैसी होंगी, अगर ऐसी कोइल है हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी, पीछे से जाएगी निकल के, इस तरीके की होगी। अरे समझ लो यार, थोड़ा इमेजिन करो। ठीक है, वही चीज़ बना रखी है, इसको तुम सीधा कर दोगे तो वैसे ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही बना रखा है मैंने। ओके, अब देखो यार होता क्या है। लेट्स से ये वो पॉइंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डाइवर्ज हो रहा है, वो डाइवर्ज होके यहाँ पहुँच गया मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में। अब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो अगर तुम तो इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, ठीक, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी का एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा।
और मैग्नेटिक फील्ड का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब तुम मैग्नेटिक फील्ड के इस साइड वाले कंपोनेंट को देखो और वेलोसिटी के इस वाले कंपोनेंट को देखो और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो तो क्या होगा, फोर्स निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन गिवन है। करंट के डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी बाहर की तरफ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये तो ऐसे सर्कुलर है ना, तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो इधर की तरफ बाकी की जब नेक्स्ट इससे ऊपर वाली लेयर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरेक्शन होगा तो वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो रोटेट होता चला जाएगा, वो उस पर एक रोटेटिंग फोर्स लगेगी इस सिलेंडर के अंदर ही। अगर मैं इसे ऐसे बताऊँ तो यहाँ पे उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यहाँ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो उस पर एक रोटेटिंग फोर्स लग रही है एक तरीके से। ठीक है, अब इसकी एक एक्सियल वेलोसिटी भी है, तो एक्सियल वेलोसिटी क्या करेगी, एक्सियल वेलोसिटी इसको फॉरवर्ड मोशन में धकेलेगी और रोटेटिंग इफेक्ट इसको रोटेट करेगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो ये होगा, वो इसके पाथ को एक आर्क में बदल देगी। मतलब कि इसके पाथ को वो आर्क में बदल देगी इस तरीके से। ये 3 डायमेंशंस में मोशन हो रहा है, ऐसे समझो। ये उसकी एक्सिस होनी चाहिए और ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऐसे गया और यहाँ इस रीजन में वो रोटेट होगा और आगे भी बढ़ेगा, तो वो ऐसे आर्क की तरह रोटेट होके ये एक्सियल पॉइंट पे उसके आगे जाके मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को सही से सेट कर दिया जाए ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में पहुंचेंगे वो सारे के सारे आर्क का पाथ लेके एक पॉइंट से क्रॉस होते हुए जाएंगे, लाइक दिस। कोई और पाथ आ रहा है यहाँ से, वो यहाँ से पास होगा, ये यहाँ से पास होगा, ये यहाँ से पास होगा, तो इस तरीके से वो इसी पॉइंट से ही पास होते हुए जाएंगे। ये डायग्राम कंफ्यूजिंग होगा तो तुम वैसा ही बना देना जैसा किताब में तुम्हें दे रखा है। ये केवल मैंने समझाने के लिए और अच्छे से बताया है कि एक्चुअल में वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। किताब में तुम्हें एक सेकंड बता रहा हूँ, किताब में तुम्हें ऐसा ही पाथ देखने को मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन ही बना देता है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक 3 डायमेंशंस में एक टर्न लेके रोटेटिंग इफेक्ट के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो एक आर्क का पाथ ले रहा है। ओके, अगर ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आए ना, कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे तुम इसका 3D एनिमेशन देख पाओगे, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। अगर आ गई है तो कोई बात नहीं। ओके, तो इसको लिख लेते हैं अब। तो इलेक्ट्रॉन has a velocity component, has a velocity component at a right angle, with magnetic field. Electron has a velocity component at a right angle with magnetic field, जो बताया था मैंने अभी। इधर वेलोसिटी है तो
वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट दोनों राइट एंगल पे हैं, ठीक है। राइट एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, electron will experience a force which make it to rotate about axis of CRT, ओके। अब जो ये रोटेटिंग इफेक्ट और उसके एक्सियल वेलोसिटी का इफेक्ट है, ये दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे। नाउ व्हेन दिस रोटेशनल इफेक्ट is combined with when this rotational effect is combined with high axial velocity, it makes the electron, it bends the path of electron through an arc, ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, if the magnetic field strength is adjusted properly, all the electrons diverging at different angles from the main beam path will pass through a common point where screen is placed। तो हमें एक फोकस्ड बीम स्पॉट मिल जाएगा इस मेथड से भी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक लेंस, हाँ, बिकॉज it is acting as converging lens, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। It is also called magnetic focusing. Oh, sorry. This is also called magnetic lens. यहाँ पे इसका मतलब ये जो फोकसिंग अरेंजमेंट है मैग्नेटिक फोकसिंग का, ओके। सो लेक्चर वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस लेक्चर में खाली इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्लेक्शन सिस्टम की बात करेंगे, ये लिख देना, ओके। आई होप लिख लिया होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्लेक्शन सिस्टम की बात करेंगे और ब्लॉक डायग्राम की भी बात कर लेंगे। एप्लीकेशंस तो आई गेस एक और लेक्चर ले जाएगा, ओके। सो लेक्चर नंबर 1 में मिलेंगे अब, ओके। बाय बाय, सी यू इन द लेक्चर नंबर 1।
अच्छा एक और बात यार, अगर तुम्हें पर्सनली कनेक्ट होना है ना तो RPW नाम से मेरा चैनल है, तुम चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो, ना चाहो तो मत होना। ओके, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके बाय बाय।